है ना। हाँ, ज्यादा अच्छा टीचर है बहुत ही। लिखो बेटा, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा। कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये बीच में जब आएंगे, बीच में आने पर तो समझ कैसा आता है फिर इनकी। आप सीरियस नहीं लगे क्योंकि सीरियस टीचर नहीं मिल रहे आपको, है ना। अच्छा, जो भी कोई आएगा पीछे से आएगा, है ना। सही बात है। आओ बेटा आओ, फटा बीच में बैठूंगा इधर से। तो आगे बैठे किससे क्यों बैठे, आगे आ जाता हूँ। और बेटा नहीं आगे बोलिए। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो। चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया, लिखिए। चैप्टर 11th का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बेटा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। आराम आराम से पढ़े, आराम आराम से मतलब क्या है कि आज देखो तो सारा, क्योंकि 4 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिनिश होना है। फिर आपका 25 क्वेश्चन का टेस्ट होना है। इसके 25 में से 20 क्वेश्चन तक सही आएंगे, समझ लो वो उसकी समझ में आ। अगर किसी के 10 ही क्वेश्चन 25 में से सही हो रहे तो समझ लो उसकी समझ में। वो तो मैं फास्ट था उस दिन तो बोल बताओ। हाँ पूछ। सर आपने वो जो सिग्मा बॉन्ड और वो वाली ट्रिक बताई थी ना, वो CH4 पे फॉलो नहीं करती। CH4 पे फॉलो नहीं, यानी उन पे फॉलो नहीं करती जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 से कम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 16 से जो कम होते हैं उन पे फॉलो नहीं करती, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर तो बहुत इजी होती है। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। बस याद रखना कि ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बात याद रखा करते हो। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। उसी बात याद रखनी है, ठीक है। और जो भी कुछ, यही तो बात है, आप लोगों को जो भी कुछ डाउट हुआ करे ना एकदम से, बिल्कुल, है ना। लिखो बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। टॉपिक वाइज लिखते चले जाएंगे। पहला टॉपिक है बेटा आपका एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड, यानी अगर मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं तो समझ लीजिए वो मेन हेडिंग है। कैपिटल लेटर का मेन हेडिंग है, बस फिर छोटे छोटे लेटर में जो होंगे सारा उसके सब हेडिंग है, ठीक है। एडिशन कंपाउंड, डोज कंपाउंड, हिंदी में फिर बताएंगे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। डोज कंपाउंड विच फॉर्म्ड, विच formed, FORMED, which formed by intermixing, by intermixing of two or more, by intermixing of two or more stable salts, two or two or more stable salt, SALT, are known as addition compounds, are known as addition compounds। यानी जो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स करने पर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। दोज कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर स्टेबल सॉल्ट्स। जो स्टेबल, वो स्टेबल सॉल्ट्स होने चाहिए। जैसे आपका K2SO4 है प्लस KCl है, KCl को K2SO4 के साथ मिलाया तो KCl K2SO4 इनटू वाटर हो जाएगा, तो एक एडिशन कंपाउंड हो गया। तो एडिशन कंपाउंड वही होंगे जो, यानी दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट्स के इंटरमिक्सिंग करने पर बनेंगे। तो यहाँ आपने लिखा एडिशन कंपाउंड, बीच में ऐसे लिखे एडिशन कंपाउंड। सारा नहीं पढ़ना होता, ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत समराइज करके पढ़ते हैं। एडिशन कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका डबल सॉल्ट होगा, डबल सॉल्ट, और दूसरा आपका होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक आपका डबल सॉल्ट है, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। हमें डबल सॉल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जिन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे सिलेबस में है। तो हमें एडिशन कंपाउंड्स का, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। एक आपका हो गया डबल सॉल्ट, एक आपका हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट क्या होता है देखिए आपका, K2SO4
प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। इनको मैंने ऐड किया, दो स्टेबल सॉल्ट है, वाटर की थोड़ी सुटेबल अमाउंट है, सॉलिड ही मिलेगा यहाँ पर आपका। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। क्या कहेंगे इसे बेटा? इसे कहेंगे डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट हुआ। यहां मैं क्या कह रहा हूं, FeCN होल ट्वाइस, नाम क्या होगा बेटा? एडिशन कंपाउंड हुआ FeCN होल ट्वाइस इंटू 4KCN। दोनों को ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करने पर बना है। देखो कोई अगर डिफरेंस कोई नजर आ रहा हो तो, कोई डिफरेंस नजर आ रहा हो तो बताइए आप। चलो बेटा जल्दी चलो, ध्यान रखना बस। अब ये बात आप पहले पूछ कर जाया करो यहाँ, जिस दिन मेरा लेक्चर हुआ करो उस दिन बिल्कुल पंक्चुअल रहना आप लोगों को, क्योंकि मैं बस डिसिप्लिन ही लाइफ में जिसके होता है वही कामयाब होता है। ठीक है, तो अब से नंबर 1 होना चाहिए आपके लाइफ में अनुशासन। अनुशासन ही सब कुछ है। अगर आप अनुशासित हैं, पता चला कि डॉक्टर मास भी आपके क्लिनिक पे वो सॉरी पेशेंट क्लिनिक पे परेशान होंगे और आप घर नाश्ता पानी कर दें। इधर वही बात, यानी डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बताओ दो अंतर क्या है बेटा, दोनों में क्या हुआ? कोई अंतर नहीं। इनको ऐड किया ये बना, इनको ऐड किया ये बना। इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा बताओ कोई भी? फेरस साइनाइड। अगर ये लिखता हूं बेटा मैं FeCN होल थ्राइस, तो फिर क्या नाम होगा? फेरिक, फेरिक साइनाइड। ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होता है? और इसका नाम क्या होता है? और इसका नाम क्या होता है? एक फेरस ऑक्साइड हो गया, एक फेरिक ऑक्साइड हो गया, और एक मैंने लिखा Fe3O4। इसे क्या कहेंगे बताओ? एक फेरस ऑक्साइड हो गया, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें ये आपका क्या है? Fe2+ है। Fe2+ है तो अस है। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये 1 है आपका। और ये क्या होगा बेटा? सर इसमें दोनों है, इसमें दोनों है। कैसे बनाए? जब आप FeO को Fe2O3 के साथ ऐड करते हैं तो एक एडिशन कंपाउंड मिलता है आपको, कौन सा? Fe3O4। ठीक है, अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, देख लो वो वाली बंद करानी हो तो बंद कर देंगे। ठीक है चलो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया बेटा, कहीं जहाँ भी रिफ्लेक्शन है। मैग्नेटाइट, FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और दोनों का मिक्सचर है। एक क्या हो गया? एडिश मैग्नेटाइट। इसे कहते हैं और ऑफ आयरन, और ऑफ आयरन, आयरन का अयस्क है ये। तो और ऑफ आयरन आपका Fe3O4। ऐसे जैसे मैंने ऐड इधर से कर रहा हूँ वैसे इधर कर रहा हूँ। अब मैं एक जानना चाह रहा कि भाई मैंने चलो दोनों तरफ से आपका डबल सॉल्ट भी एज एडिशन कंपाउंड कहा, मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी एडिशन कंपाउंड कहा। और बेटा आओ जल्दी आओ,
डबल सॉल्ट को भी एडिशन कंपाउंड कहा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी एडिशन कंपाउंड कहा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अब डिफरेंस देखने के लिए आपने क्या करना बेटा, हेडिंग डालिए इसके नीचे, हेडिंग डालिए डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए सच अ सॉल्ट, डबल सॉल्ट के बारे में। वहां बेटा हम इसमें हमें ये क्लासिफिकेशन कर दिया एडिशन कंपाउंड को 2 क्लास में। एक आपका हो गया डबल सॉल्ट, दूसरा आपका हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैं बता रहा कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों एडिशन कंपाउंड है, दोनों को ऐड करने पर मिला है। इसका नाम क्या होता है बेटा? बहुत सारे। मोहर सॉल्ट तो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, FeSO4 NH4 all twice SO4 into 6H2O। वो तो फेरस सल्फेट होता है मोहर सॉल्ट। तो ये होता है आपका फिटकरी, पोटास एलम। ये आपका पोटास एलम है, फिटकरी कहते हैं इसको। फिटकरी एक डबल सॉल्ट है आपको, फिटकरी डबल सॉल्ट है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। वो भी आपके जो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनेंगे वो आपके डबल सॉल्ट। तो सच आ सॉल्ट विच डिसोसिएट्स, such a salt which dissociates into its constituent ions, into its constituent ions on dissolving in water, such a salt which dissociate into its constituent ions, मतलब जिन आयनों से मिलकर बना है वो constituent ions on dissolving in water is called double salt, is called double salt। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं, यहाँ खुद देखो आप बेटा क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ कहता हूँ इसमें आयन बताइए बेटा क्या क्या है K2SO4 में, तो हर किसी का जवाब होगा सर इसमें एक तो K तो प्लस है, SO4 2 नेगेटिव है। जब इसमें कहते हैं जब इसमें कहते हो बेटा इसमें बताओ कौन कौन से आयन है, तो आप कहोगे Al3 प्लस है सर, और SO4 2 नेगेटिव है। तो ये वाटर तो न्यूट्रल ही रहेगा, ये तो डिसोसिएट कभी होता ही नहीं, वाटर तो न्यूट्रल ही रहता है। तो जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूँ इस डबल सॉल्ट को यहाँ, तो इसमें वाट यहाँ मैंने लिखा है इसको K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ आपने एरो पे लिखा वाटर, वाटर लिखने पर आपने लिखा 2K प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब मैं यहाँ वाटर नहीं लिखूंगा क्योंकि वाटर तो इसमें आएगा। ये सारे इनके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मैंने आपसे क्या कहा बेटा, देखो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है, तो आपने कहा सर ये K प्लस और SO4 माइनस से मिलकर बना है, K प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन से मिलकर बना। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है, पोटेशियम और सल्फेट। इसकी क्या है, एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो यहाँ किसमें हो गया डिसोसिएट पूरा का पूरा सॉल्ट, है ना। सच आ सॉल्ट विच डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस यानी जिन आयनों से मिलकर वो सॉल्ट बना है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जिन आयनों से मिलकर कोई सॉल्ट बना होता है उन आयनों का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी उन्हें संगठित आयन कहते हैं। बट संगठित एक ऊटपटांग सा वर्ड लगता है संगठित, आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे मिलकर कोई सॉल्ट बना है, जिन आयनों से मिलकर बना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो सॉल्ट के हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं K प्लस SO4 2 नेगेटिव Al3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो क्या कहोगे, ऐसा सॉल्ट जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट होना ब्रेक होना उसको एक ही बात हुई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सॉल्ट को क्या कहोगे आप, डबल सॉल्ट। क्लियर हुई बात। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बताओ मुझे, इधर सोच के क्या क्या होने चाहिए इसके, बताइए क्या होंगे। आप कहोगे सर इसका तो होगा Fe2 प्लस, और यहाँ Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। कितने Cn है, 2 Cn है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 Cn नेगेटिव। और यहाँ क्या है, K के ऊपर क्या होता है प्लस, Cn के ऊपर क्या है नेगेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है इसके, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है फेरस, साइनाइड, पोटेशियम, और ये साइनाइड तो है। अब मैं इधर क्या कह रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स
मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके जस्ट नीचे लिखना आपको एडिंग, डबल सोल्ट के जस्ट नीचे एडिंग होगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब दोनों एडिशन कंपाउंड हैं तो एडिशन कंपाउंड होते हुए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपका डबल सॉल्ट है वो तो वाटर में डिजोल्व करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, वो तो हो गया डबल सॉल्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, सच अ एडिशन कंपाउंड, सर एक मिनट। आराम से, कोई बात नहीं, आराम से लिखा करो, बिल्कुल एक एक पॉइंट सारा लिखना है, चैप्टर को सलीके से करना है। फिर से मैं आपको 50 क्वेश्चंस दूंगा ऑब्जेक्टिव। उन 50 क्वेश्चंस में से अगर एक भी आपका नीट में, उससे बाहर एक भी नीट में आ गया तो मिलूंगा मैं आप लोगों को, ऐसी बात एग्जाम के बाद मिला करता हूँ। और एग्जाम के जस्ट बाद पेपर लेकर जब आप आओगे तो मिलता हूँ, मैं बताता हूँ, देखो मैंने रजिस्टर लेकर आई हूँ जिसमें मैंने कराया था आपको, और ये आपका नीट का पेपर है और ये मैंने कराया था, तो मैं बता दूंगा देखो यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इतनी गारंटी है, इससे ज्यादा नहीं बस। और ये गारंटी वैसे ही नहीं, क्योंकि 15 साल क्या एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो 15 साल में ये पता चल जाता है मैं कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, कैसा होता है, ये एक्सपीरियंस ही होता है। और वो हमें आप लोगों को अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो डबल सॉल्ट का क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। अब लिखा इधर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सच अ एडिशन कंपाउंड which does not dissociate, such a addition compound which does not dissociate into, which does not dissociate into its constituent ions, its constituent ions on dissolving, on dissolving in water। देखो आप क्या कहोगे, आप सीधा सा, अगर आपने एक बात पढ़ लिया करते हैं ना, उधर आपने डबल सोल्ट पढ़ लिया, डबल सोल्ट में क्या कहा, ऐसा ऐसा सोल्ट जिसे वाटर में घोलने पर वो अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, उसे डबल सोल्ट कहेंगे। इसका मतलब ये अगर डबल सोल्ट होता फिर हम इसको ऐसे क्यों पढ़ते, ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर, वाटर में घोलने पर वो अपने आयनों में ब्रेक नहीं होगा। सीधी सी बात है, वो हो रहा है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ आपने क्या लिखा, यहाँ आपने लिखा एडिशन कंपाउंड जो दो स्टेबल सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि किससे मिलकर बना होगा, ये आपको कहते हैं कि FeOH होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस, यहाँ आपका हो जाएगा दूसरा HCN, ये लिखा मैंने 2HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड, दोनों एक आपका बेस है एक आपका एसिड है, बेस एसिड आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, आपका FeCN होल ट्वाइस सोल्ट बना, प्लस आपका 2 वाटर आपका निकल जाता है। तो यहाँ आपको क्या कहा सर, ठीक है समझ आ गया, सोल्ट है ये, क्योंकि बेस और एसिड से मिलकर बना है। और बेस आपका क्या था, FeOH होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन साइनाइड HCN भी कहते हैं, जिसे हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं। HCN एक एसिड है, FeOH होल ट्वाइस एक आपका बेस है, बेस के एसिड के साथ रिएक्शंस कराए तो आपका सोल्ट बना है। तो ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है, ये KOH प्लस HCN से मिलकर बना था, KOH प्लस HCN, ये भी सॉल्ट ये भी सॉल्ट, दोनों सॉल्ट को ऐड किया तो एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड आपका FeCN होल ट्वाइस इंटू 4KCN, इनको वाटर में डिजोल्व किया, लिखा हुआ वहां पे वाटर, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, वाटर लिखना है। अगर ये अपने आयनों में, अगर यहाँ ये Fe2 प्लस CN माइनस प्लस K प्लस देता तो फिर क्या कह देते आप, सर ये तो सिंपल है, ये तो डबल सोल्ट है, सिंपल सोल्ट है, डबल सोल्ट है। बट ऐसा नहीं होगा, देखो ये कैसे डिसोसिएट होता है। यहाँ 4 तो मिलते हैं आपको K प्लस, प्लस FeCN होल 6 जो कह रहा हूँ, 2 CN तो यहाँ है, 4 CN यहाँ है, FeCN होल 6 के बाहर आपका 4 नेगेटिव। एक तो सिंपल आयन मिला, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला है। जो भी आयन स्क्वायर ब्रैकेट में होगा बंद, उसका नाम हमेशा क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। ये तो आपका होगा सिंपल आयन, ये तो आयनाइजेबल आयन है जो आपको मिलेगा, सिंपल आयन है तो। और ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स आयन, इसके नीचे क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये अलग इस टाइप से, यानी ये केवल दो आयन देगा, जिनमें एक सिंपल आयन होगा, दूसरा हमेशा कॉम्प्लेक्स आयंस होगा। तो दैट एडिशन कंपाउंड विच गिव्स कॉम्प्लेक्स आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर नॉन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करने पर कॉम्प्लेक्स आयन देगा उसे क्या कहेंगे आप, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे।
किसी के अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं, क्योंकि उस दिन तो बड़ी स्पीडली पढ़ा था मुझे, क्योंकि मैं चेक करता हूँ पहले दिन तो। चेक कैसे करता हूँ, अच्छा बच्चा मना करते हैं तो मुझे थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन अगर फिर भी मुझे पता चलता है कि नहीं यार ये तो पढ़ने वाले और समझ पाएंगे मुझे, हाँ देखो स्पीड बहुत आराम आराम से, है ना। पहले दिन और पढ़ाने की कैसे पढ़ाओ अगर पढ़ाने की चलो खैर आज पता चलेगा। तो ये बात याद रखनी कि जिस एडिशन कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करने पर कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस कर रहा हो, कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा हो, क्या कहेंगे उसे, तो उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलो। तो अब आपकी समझ में आ गया कि हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने हैं। इस चैप्टर में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हो उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ ये जो आपका Fe है ना, यहाँ जितने मेटल के साथ जितने ये आपके आयन है, आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इसको लाइगेंड्स बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी में पढ़ा था लिगेंड्स आपने, पता नहीं हिंदी वही बात देखो ढूंढना पड़ता है क्या लिखते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में सीधा सा क्या बोलते हैं एकदम, लाइगेंड्स आपका ऐसे, लाइजेंस भी बोलते हैं, बहुत से टीचर अलग अलग बोलते हैं, लाइजेंस मैं तो लाइजेंस बोलता हूँ, LIGND ऐसे कहता हूँ लाइजेंस, क्योंकि जी को यहाँ जी रखता हूँ, लाइजेंस बोलते हैं। तो जो लाइजेंस है ना, जितने लाइजेंस है उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, समझ लीजिए इसमें उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे, एक Fe के चारों तरफ 6 क्या होंगे बेटा, 6 CN होंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको कैसा बनता है ये मैंने बताया था आपसे, है ना, एक इसे स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो साझे का इलेक्ट्रॉनिक में वो पर्टिकुलर किसी एक ही एटम का है, वहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर्टिकुलर किसी एक ही एटम्स के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 6 कोऑर्डिनेट बने। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स स्फीयर उसको ही कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन आयन रखा है। कॉम्प्लेक्स आयन को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसकी वजह से कहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कहा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कहते हैं कोऑर्डिनेशन आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये बात याद रखें। तो हमारा जो चैप्टर है वो हमें इसमें पढ़ना है, हमारे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया दोनों तरफ कि किसको तो आप डबल सोल्ट कहेंगे, किसको आप कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहेंगे। डबल सोल्ट है वो भी एडिशन कंपाउंड है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो भी आपका एडिशन कंपाउंड है। बट दोनों में एक डिफरेंस है, क्या बोलो, डबल सोल्ट को वाटर में डिजोल्व करने पर वो अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, उसके जितने जिन आयनों से मिलकर बना है वो सारे आयन्स आपको मिलेंगे। बट इधर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टोटल आयनों में ब्रेक नहीं होगा, वो एक नए तरीके से ब्रेक होता है, उसमें 2 टाइप्स के आयन्स मिलेंगे बस, एक आपका कैटायंस होगा तो एक आपका एक सिंपल आयन होगा, तो दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स आयन। और जो भी कंपाउंड, जो एडिशन कंपाउंड वाटर में डिसोशिएट, वाटर में डिजोल्व करने पर कॉम्प्लेक्स आयंस प्रोड्यूस कर रहा हो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, चलो आगे लिखो। एक टॉपिक हुआ आपका एडिशन कंपाउंड, अभी 12 टॉपिक हैं टोटल इसमें, और 12 के 12 क्वेश्चंस बस इस तरीके से करना। मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा चैप्टर होगा उसका क्वेश्चंस आपका रुक नहीं सकता। शायद मुझे ऐसा लग रहा कि जो टेढ़े टेढ़े से चैप्टर वैसे समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, जितने भी टेढ़े चैप्टर हो शायद शायद मेरे से ही कराएंगे टोटल। बट फिर भी आप इधर उधर से पढ़ते रहो, मुझे पूछते रहो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी है उसे लेकर आओ, बिल्कुल शेयर करो, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा। और मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। जब मैं 12th में था मैं भी ऐसा ही था जैसे आज आप हैं। ठीक है, मेहनत की तो आगे निकल गया। तो आप मेहनत करेंगे तो पक्का डॉक्टर है। बस अपना नींद चैन सब कुछ त्याग दो बिल्कुल, है ना। नहीं तो आजकल नींद बहुत बढ़िया हुआ, एक बार है ना कल मैं थोड़ा सा मुंह अंदर क्या गया जहां अपना टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और बढ़िया वाली नींद है ना, बस उसको ही दूर करना है। वर्नर्स, वर्नर्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिखो बेटा,
वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस पे एक क्वेश्चन कभी कभी आता रहता है। इसमें से जो मैंने पहले कराया उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बेसिक नॉलेज थी आपकी, यहाँ से कभी कभी आता है। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एक साइंटिस्ट हुआ एल्फ्रेड वर्नर आपका, तो इसने वर्नर ने क्या थ्योरी दी थी उसको हमें पढ़ना है। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखो। इन 1893, इन 1893, 1893 में, इन 1893 गोमा वर्नर प्रपोज्ड, वर्नर वर्नर प्रपोज्ड a theory, proposed a theory to explain structure and properties, to explain structure and properties of structures and properties of कोबाल्ट थर्ड को ऐसे लिखेंगे CO थर्ड, कोबाल्ट थर्ड एमाइंस एंड PT फोर्थ एमाइंस, प्लेटिनम फोर्थ। ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये? थर्ड। कोबाल्ट थर्ड एमाइंस एंड PT थर्ड, PT फोर्थ एमाइंस। वर्नर्स का सबसे पहला काम क्या था? वर्नर्स ने कोबाल्ट थर्ड एमाइंस और प्लेटिनम फोर्थ एमाइंस, प्लेटिनम फोर्थ यानी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम की फोर्थ है और कोबाल्ट की थर्ड है, इन दोनों के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन 1893 कोमा वर्नर्स प्रपोज्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ cobalt third amines and platinum fourth amines, which is called या which is known as Werner's theory of complex compound, Werner's theory of complex compound। मेन सी बात लिखवाएंगे, सारा लिखवाते क्योंकि रट्टा तो मेरे दिमाग में तो ज्यादा है, लेकिन मेन से लिखवाएंगे बिल्कुल ज्यादा। ये इसी साल है बिल्कुल, इसी साल का ये, क्योंकि वहां सेंटर पे हैं बच्चे, उनके लिए मंगवाया था कि मेडिकल वालों के लिए। एलन सबसे बढ़िया है, इस बात को पता ही आपको ऐसा बस बढ़िया। ऐसा तो अगर तू सारा कर जाएगा तो बस फिर तो सिलेक्शन है पक्का बेटा। लिखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ये बात आ रही है कोबाल्ट थर्ड और थर्ड के ब्रैकेट में मैंने कहा कि बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्योंकि हर बात को आपने समझना है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ H2SO4 लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? H2SO4, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में S की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है आपने, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की है थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर फोर्थ है किसकी? पीटी की है। तो मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 क्या होगी? बताओ क्या होगा? +6। क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या बेटा? ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या बेटा? CO2 में C की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन CO2, CO2 में C की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 या -4? ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। तो यहाँ आपने कहा C की ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना सर CO2 में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 +4 है, ऊपर आपने +6 कहा, तो प्लस माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर होना। और फिर हम अब कैसे क्लियर करें? अगर कोई बच्चा में 9th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा आपके पास आता है कि भाई हमें बताइए जरा ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं किसको है, क्या कौन सा नंबर है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन नंबर एक संख्या है, तो संख्या कौन सी संख्या है या संख्या क्या बता रही है हमें? ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यस, यानी किसी एटम्स के द्वारा किसी मॉलिक्यूल में अन्य एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए।
उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूँ, यहाँ आपने कहा सर CO2 की बात करता हूँ, तो C में 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के हैं तो ऑक्सीजन के हैं, और ये ऑक्सीजन। ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का। ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ना आप इस केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, क्योंकि मैंने बीच बीच में उस दिन बहुत सारी बातें पूछी थी लेकिन बताई कोई सी नहीं थी आप लोगों से, है ना? कि ऑक्टेट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर स्टेबल क्या होता है, कोई भी आयंस या कोई मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। किसके 2 इलेक्ट्रॉन? कार्बन के। किसने लिए? O ने। तो इस O के ऊपर चार्ज कितना होगा? माइनस। अपने तो इसके हैं, वो नहीं काउंट होंगे, जो किसी और के। अपने तो O के 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही, बट यहाँ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन O ने अपनी ओर अट्रैक्ट किए। तो जिसने अट्रैक्ट किया उस पर चार्ज नेगेटिव, जिस पे से अट्रैक्ट किया उस पर चार्ज पॉजिटिव। तो यहाँ +2 आपका कितना हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस O के पास चले गए। इधर बात करता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये इसकी ओर चले गए, तो यहाँ +2 ये, और इस पे -2। ठीक है, तो जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पे, यानी समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज उसी पाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, नेगेटिव चार्ज उस पाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट किए गए। तो इसका मतलब यहाँ H2SO4 में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसकी बेसिसिटी कितनी है? H2SO4 की बेसिसिटी क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, रिहान। रिहान और 12 कहाँ से किया बेटा? हैं? ये कहाँ है? अच्छा ठीक। नहीं पढ़, जम के पढ़ा, वहीं से आ रहा डेली? देवबंद से आ रहा है? क्यों, ये कुछ दिन के लिए आने में कितना टाइम लग रहा है? और जाने में भी ज्यादा लग जाता होगा। जाने में भी तो नहीं लगेगा, 2 घंटे में तो तू किसी एक सब्जेक्ट का भूसा बना देगा, क्यों टाइम वेस्ट कर? हाँ, घर वालों से क्या है अपना ठीक है, टाइम का ही तो खेल है, बस टाइम ही तो बचाना, टाइम ही तो बचाना है। हाँ, टाइम ही बचाना है बेटा, और टाइम बचा उस 2 घंटे को लगा दे इधर किसी एक सब्जेक्ट पे, बस काम हो गया। चल बता। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ। मैंने कहा H2SO4 की बेसिसिटी बताओ, यानी 1 मोल H2SO4 1 मोल एसिड कितने मोल बेस के साथ रिएक्शन करे? वो सबसे होशियार स्टूडेंट्स है मेरे इस बैच का, जो H3PO3 की रिएक्शंस NaOH के साथ करेगा। ध्यान करें आप कोई भी करे, धीरे धीरे करके सबका नाम पूछता चला जाऊंगा, मेरे याद आ जाता है। जिसका एक बार पूछे समझ लो सो याद ही रहेगा। लेकिन आप मुझे बताते जब जवाब देते जाओ, जो जवाब देगा ठीक से उसी का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, जो जवाब देगा उसी से नाम पूछा जाएगा। करो इस रिएक्शंस को, जो करेगा उसी से नाम पूछा जाएगा। इस रिएक्शंस को करके बताएं आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ध्यान आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि H3PO3 आयनाइजेशन पर कितने H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा H2SO4, देखो सुनो बेटा इधर मैं आप सबसे कह रहा हूँ, H2SO4 का जब आप आयनाइजेशन करते हो, यानी आप लोगों से जब कोई पूछता है कि एसिड है क्या, यानी वह सब्सटेंस जो जिसका एक्वस सॉल्यूशंस आयनाइजेशंस पर H+ आयंस देता है वो एसिड कहलाता है। जिस पदार्थ का जलीय विलयन आयनन पर H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं आप। तो यहाँ H2SO4 आपका एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि आयनाइजेशन पर 2H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। कितने? 2H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब H2SO4 आयनाइजेशन पर 2H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये 2 मोल बेस को खा सकता है। H2SO4 का 1 मोल कितने मोल बेस को उदासीन कर सकता है? कितने मोल NaOH को उदासीन कर सकता है? 2 मोल, क्योंकि ये 2H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां अगर H2SO4 की रिएक्शंस आप NaOH के साथ लिखना चाह रहे हैं तो 2NaOH आपका बनेगा Na2SO4 प्लस आपका 2H2O। तो ध्यान अब बात समझ में आ गई होगी मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। जैसे H2SO4 की रिएक्शन NaOH के साथ किया तो बना क्या? Na2SO4 प्लस 2H2O बना।
ऐसे ही मैं जानना चाह रहा हूं कि H3PO3 की रिएक्शंस आपने NaOH के साथ करना है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की, इसकी H3PO3 की NaOH के साथ करनी है, और क्या बनेगा ये आप बताना है। वो सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन, 9th स्टैंडर्ड 9th 10th की, ज्यादा बड़ी नहीं। बस आपको ये पता करना है, जिस किसी स्टूडेंट्स को पता है कि H3PO3 आयनाइजेशंस पर कितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा, मुझे बताओ कितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। 3 है ना, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर ये 3 प्रोड्यूस करेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए फिर सर क्वेश्चन सी क्यों पुट ऑफ करते। अगर ये H3PO3 आयनाइजेशंस पर 3 H प्लस आयंस दे रहा है तो फिर आप क्या सोचते हैं अंदर ही, अपने दिमाग में सोचते हैं, हाँ इसका मतलब सर क्वेश्चन नहीं पुट ऑफ करते, समझे ना। तो अब बताओ तुम्हारा स्कूल कौन सा रहा बेटा। हाँ तुम्हारे बराबर, हाँ अच्छा ये इधर धोबी घाट पर, ठीक है। कितने परसेंट थे 12th में। बढ़िया पढ़ते रहे तो दिमाग ठीक है। क्या नाम है इल्मा। इल्मा देखिए बताइए मुझे कितने H प्लस आयंस दे सकता है ये 3 कह रहे हैं सभी, सोच के बताओ। 3 तो नहीं देगा है ना, कितने देगा, 2 2 क्यों देगा, 2 क्यों देगा। अब आप लोग जब इसे पता चला कि ये आयनाइजेशन पर 2 H प्लस आयंस दे रहा है तो HOP डबल बॉन्ड O, मेरा क्वेश्चन समझे बेटा आप, ध्यान समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये H एज H प्लस आयंस निकल सकता है, ये H एज H प्लस आयंस निकल सकता है, बट ये वाला H ये एज H प्लस आयंस, ये एज H प्लस आयंस निकल सकता है, बट ये वाला H एज H प्लस आयंस नहीं निकलेगा। क्यों, बस ये आपको बेसिक सी बात सोचनी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें कॉन्सेप्ट ऐसे धीरे धीरे करके बनते, एक दिन में कॉन्सेप्ट नहीं बनते। अगर कोई तुम्हें कहता है कि जिस सबस्टेंस का एक्वस सॉल्यूशन आयनाइजेशन पर H प्लस आयंस देता है वो अम्ल है, ये अधूरी बात है। ये क्या है, आधी अधूरी बात है। कंप्लीट बात क्या है कि किसी भी सबस्टेंस के एक्वस सॉल्यूशंस ने आयनाइजेशन पर H प्लस आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करने के बाद जो एनायन बनता है उस एनायंस ने रेजोनेंस शो करना चाहिए, तभी दिया गया सबस्टेंस आपका एसिड हो सकता है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं H प्लस आयंस मात्र देने से वो एसिड हो जाएगा। दो बात इल्मा, दो बात याद रखनी, क्या क्या कि आयनाइजेशन पर H प्लस आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करने के बाद जो एनायन बना उसने अनुनाद प्रदर्शित करना चाहिए, उसने रेजोनेंस शो करना चाहिए। कैसे, अगर मैं इस वाले H की बात कर रहा हूं, इस वाले H को निकाल रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, मैं H को निकाल दिया मैंने, H को निकालने के बाद O के पास चार्ज नेगेटिव हो गया, ये H प्लस आयंस हुआ, ये P डबल बॉन्ड O हुआ, तो आपने पता है क्या कि यहाँ रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस के लिए जिसने कंडीशंस पता, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, उसने रेजोनेंस की कंडीशन का पता होगा। अगर पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं, यानी पाई सिग्मा पाई, दो पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर एक पाई बॉन्ड और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो ये भी क्या हो गया, ये भी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। जब ऐसा होगा यहाँ बॉन्ड डबल हो गया, यहाँ बॉन्ड सिंगल हो गया, अब ये वाला चार्ज यहाँ ना रह के इसके पास चला गया, है ना। तो ये सारी बात से आपने, जब आप ऑर्गेनिक अभी करा दी क्या आप लोगों से सारी, अभी ऑर्गेनिक कराई नहीं, कोई चैप्टर ही नहीं हुआ, कोई लेसन ही नहीं हुआ अब तक। क्यों भाई, ऐसे कहने को इतनी बढ़िया स्कीम, इतना बढ़िया प्रोग्राम है, वो क्या रहा है। मैं तो अपने सारे बच्चों को करा चुका हूँ, फिजिकल ऑर्गेनिक पूरी फिनिश कर चुका हूँ। 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, और जनवरी फरवरी मार्च जो टेस्ट में उनके चलेंगे वही टेस्ट में आप लोगों से सोच रहा था कि प्रॉपर वही टेस्ट में आपसे कराता रहूं। तो बड़ा है ना। और कब से चल रही क्लास, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से। स्पीड कम चल रही है टीचर्स की, स्पीड पूरी फिर कोर्स पे नहीं, फिजिकल अभी पूरी नहीं हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुई, डेली क्लास में होती है, काइनेटिक्स हुई नहीं अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ लेक्चर है, और केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम के 3 क्वेश्चंस आने तो आने हैं, थर्मो के 2 क्वेश्चंस आने तो आने हैं, इलेक्ट्रो के 2 क्वेश्चंस आने तो आने हैं, इलेक्ट्रो के 2 क्वेश्चंस आने तो आने हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल कंटेस्ट कर लो। क्योंकि मैं अगर बीच बीच में, मैं अभी आप लोगों से कुछ नहीं पूछूंगा, अभी क्यों नहीं पूछूंगा कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं करूंगा। मेरा मकसद है कि आपको उठाना, कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं दुनिया में काम जो नहीं कर सकते, समझे ना। क्योंकि डिमोरलाइज नहीं करना मैं आपको, आप लोगों के बीच में आने का मतलब है कि आपके अंदर एनर्जी जनरेट करनी, और फिर आप लोगों को खुद लगे नहीं यार कुछ करना है जब ऐसा। तो एक एक चैप्टर को उसके अलग अलग सेपरेट नोट्स बना के उसके पढ़ते चले जाओ बिल्कुल, तो हो जाना चाहिए था जुलाई सब तक, तो काफी कोर्स हो जाना चाहिए। चलो खैर, मैं सिर्फ इतना सा बात जानना चाह रहा कि जब ये H प्लस आयंस निकला तो रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। बट ये H प्लस आयंस क्यों नहीं निकला? अगर इस H प्लस आयंस को मैं निकाल दूं, यान बेटा देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस H प्लस आयंस को मैं निकाल दूं, कौन से को बोला, जो मैं ये कह रहा हूं कि, यानी केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, बस सीधी सी बात है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती हैं। अगर HO के साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ H जुड़ा हुआ है, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, तो हमेशा एसिडिक H होगा। बट यहाँ P के साथ जो H जुड़ा हुआ है ना, वो एसिडिक नेचर का नहीं है। H3PO3 में जो HP के साथ अटैच है वो एसिडिक नहीं है। क्यों भाई? सर देखो उसे निकाल कर, आप निकालो उसे एक बार, मैंने इसको निकाल दिया एक बार, यहाँ पे निकाल रहा हूं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लस आयन है आपका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस आयन है। पेयर ऑफ जिस जिस एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी एटम पर पाई बॉन्ड है। इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड दोनों साथ साथ हैं। इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट नहीं हुए। इसका मतलब कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये यहाँ पर अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी के साथ है, रेजोनेंस शो नहीं करेगा, और जब ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा तो इसका मतलब ये वाला H एज H प्लस आयंस नहीं निकल सकता। सिर्फ वही H एज H प्लस आयंस निकलेगा जिसे निकालने के बाद जो एनायन बना, अगर वो एनायंस रेजोनेंस शो करता हो। अगर वो एनायंस रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो कभी भी एसिडिक H नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए आप लोगों से, ध्यान रखो इस बात को, क्योंकि आप देखते ही, ये तो बहुत एक क्वेश्चन तो एसिडिटी का तो जरूरी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर वहां मिलेगा। ऐसे तो फिर मैं, अगर आप लोगों से मैं कहूँ फिनॉल और एसिटिक एसिड में ज्यादा एसिड किसकी नेचर एसिडिक ज्यादा है, तो क्या कहोगे? एक फिनॉल है, ये रहा फिनॉल आपका, और ये रहा आपका एसिटिक एसिड। इन दोनों में से एसिडिक ज्यादा कौन होगा? मिनरल एसिड को छोड़कर, क्या कह रहा हूं सुनो ध्यान से, मिनरल एसिड होते हैं HCl HBr HI, मिनरल एसिड को छोड़कर बाकी ऐसा कोई एसिड नहीं है जो H प्लस आयंस दे रहा हो, और H प्लस आयंस देने के बाद जो एनायन बना हो रेजोनेंस शो ना करता हो। कोई एसिड नहीं है, किसको छोड़कर? केवल मिनरल एसिड्स को छोड़कर। कोई भी आप मेरे सामने, चाहे H2CO3 कहोगे, चाहे कार्बोनिक एसिड कह रहे हो, चाहे फिनॉल कह रहे हो, चाहे एसिटिक एसिड कह रहे हो, कोई सा भी एसिड कह रहे हैं, सिर्फ मिनरल एसिड को छोड़ दीजिए। मिनरल एसिड के अलावा जो भी एसिड H प्लस आयंस देने के बाद रिनायन बनाएगा, एनायन बनाएगा, और रेजोनेंस शो जरूर करेगा। जैसे यहाँ अगर मैंने यहां से H निकाल दिया, H प्लस आयंस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सेपरेट है किससे? सिग्मा बॉन्ड से, तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा, यानी अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा तो एसिड है। मैंने यहां से निकाल दिया H, यहां से निकालने के बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया आपके पास, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर यहाँ ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गया आपका? कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन आ गई, तो ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। इसका फिनॉल भी एसिडिक है। तो इंपॉर्टेंट बात बताई, यानी मिनरल एसिड को छोड़कर जितने भी एसिड्स हैं सभी वो H प्लस आयंस देने के बाद रिनायन बनाएंगे, एसिड एनायन बनाएंगे, और वो एनायंस अनुनाद प्रदर्शित पक्का करेगा। बट यहाँ जो H3PO3 में जो इस P के साथ H जुड़ा हुआ है, जब उसको मैंने निकाला वो अनुनाद शो नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला H एज ए अम्लीय H नहीं है। तो H3PO2 के पास दो ही H ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, और जब दो हैं तो दो ही NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, और जब दो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2H1 जो का तो यहाँ रहना है, प्लस 2H2 आपका निकलेगा। ठीक है, चलो अब आप मुद्दे पाओ वापस, आप वहीं पे। ये सारी बातें बस ऐसे एक दिन में नहीं होता, एक्सपर्ट आदमी धीरे धीरे करके सब हो जाओगा, लेकिन आप लगे जम के। केमिस्ट्री में आप चिंता ना करें 150, लेकिन थोड़ा सा देखो यार,
बड़े गलत टाइम पे मुझे बुलायागा, नहीं तो अगर आप जुलाई में कॉल कर लेते यार। यहाँ तो हर्ष था, उज्जवल सैनी था, वो सारे बड़े अच्छे से जानते हैं सारे। लेकिन जैसे ही पता चला हाँ थोड़ा मामला ढीला है, वो निकल चुके हैं यहाँ से। उज्जवल तो नहीं तो मेरे विद्यालय का टॉपर लड़का है। मैंने उससे पूछा भी जब यहाँ से फोन गया कि सर आ जाओ आप पढ़ाने, यार मुझे पहले ही बुला लेते इससे अच्छा तुम। अब तक का तो मैं जो भी मुझे फिजिकल या ऑर्गेनिक किसी एक को देते तो दो, हर ब्रांच 2 से 2.5 महीने की लगा दो। चलो खैर, कोबाल्ट थोड़ा माइंस में लिखो। क्या कहा, वर्नर्स थ्योरी क्या है ये बताओ फटाफट, ध्यान दो दोबारा। वर्नर्स थ्योरी क्या है? इल्मा क्या है बेटा वर्नर्स थ्योरी? सर 1893 में। हाँ, ये वर्नर्स ने एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम वर्नर्स एल्फ्रेड वर्नर्स था। बस वर्नर्स ही याद रखना। वर्नर्स ने केवल एक ही काम किया था, कोबाल्ट थर्ड एमाइंस की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक सी बातें वो आपने लिखनी है, और दोनों बात लिखनी है इसमें। बेसिक्स बातें क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है, क्योंकि वैलेंसी पे इतनी बात मैंने इसलिए बोला है। वैलेंसी, वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताएंगे बाद में। यानी पहला हेडिंग लिखो यहाँ पे, इसी का ये बेटा थ्योरी का ए करके लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। पहला हेडिंग क्या बेटा आपका? प्राइमरी वैलेंसी। और फिर लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में लिखो बेटा फटाफट, प्राइमरी वैलेंसी में लिखो बेटा फटाफट। पहला, पहला पॉइंट देखो, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, प्राइमरी जो वैलेंसी होगी वो आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है, और नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। यहां मैं लिख रहा हूं देखो क्या, CONH3 होल 6, और बाहर लिखा मैंने यहाँ Cl3। क्या लिखा? Cl3। इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, यहाँ वाटर लिखा, वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, चलो एक ही बार में लिख रहा हूँ, अलग अलग वाटर में डिजोल्व किया है। वाटर में डिजोल्व करने पर मैंने क्या कहा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे 2 टाइप्स के आयंस बनेंगे, एक सिंपल आयंस बनेगा तो एक आपका कॉम्प्लेक्स आयंस बनेगा। जो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, हमेशा जो स्क्वायर ब्रैकेट है समझ लीजिए, जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है आपका वो तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो। तो यहाँ CONH3 होल 6 के बाहर आपका पॉजिटिव होगा 3+। एक बात माइंड में सेट कर लें कि जो लेफ्ट में पोर्शन होगा वो हमेशा कैटायन होगा, हमेशा। जो राइट में लिखा जाएगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो एनायन होगा, ये याद रखें। जैसे कि अगर मैं यहां ये लिख दूं K4FeCN होल 6, क्या कहोगे इसमें कैटायन क्या हुआ? K4। जब इसको आप से डिसोसिएट करेंगे तो 4K+ हो गया, प्लस आपका FeCN होल 6 के बाहर आपका 4- हो गया। तो आपको याद रखना, लेफ्ट में जो लिखा जाएगा वो हमेशा क्या होगा? कैटायन। राइट में जो लिखा जाएगा वो हमेशा एनायन। तो आपका ये स्क्वायर जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट राइट में, कोई जरूरी नहीं कि ये राइट में ही रहना है, इसलिए लिखा दोनों। यहाँ ये लेफ्ट में है, यहाँ ये राइट में है, तो लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, लेफ्ट में हो या राइट में, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी कि हाँ भाई ये लेफ्ट में क्यों चला गया राइट। तो मैंने कितने कितने एनायंस हैं इसमें बताओ फटाफट, कितने एनायन है? 3Cl- आयन। कितने नेगेटिव आयंस है? 3Cl। तो यहाँ कोबाल्ट की यानी प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की क्या होगी? 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3 नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस आयनाइजेबल, यानी जो चीज आयनाइजेशन पर आपको मिली है, तो जब इसको आयनाइज किया तो आयनाइजेशन पर आपको मिले 3 नेगेटिव आयंस। तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, आयनाइज हो जाएगी, और सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस आपके कितने हैं? 3Cl-। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ पीवी ऑफ कोबाल्ट इज
3, तो आपको समझ आएगा कि हाँ किसकी यानी प्राइमरी वैलेंसी है किसकी, वैलेंसी हमेशा मेटल की होगी। वैलेंसी यहाँ किसकी लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जो सेंट्रल मेटल है जिसपे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। तो यहां से आपको समझ आ गया प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3। देखो फटाफट, कोई बात नहीं बता दो। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3। एक बात क्लियर होगी, नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होगी प्राइमरी वैलेंसी, और हमेशा आयनाइजेबल है। दूसरी बात लिखो इसमें, ये फर्स्ट बात लिखी, अब सेकंड लिखो। प्राइमरी वैलेंसी, उतारो बच्चे उतारो उतारो फटाफट उतारो आराम से। पूरा चैप्टर मुझे 4 लेक्चर में फिनिश करना है, बस अब आप देखो, चाहे आज 2-2 घंटे की क्लास करो, चाहे 1.5 की करो, थकेंगे नहीं आप। 20 मिनट का आपको बीच में रेस्ट मिलेगा, है ना। आज आधा चैप्टर आज ही करना है, 20 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा, बढ़िया कुछ खा पी का आइयो बाहर। ये सामने चाट वाला खड़ा होता है, फ्रूट चाट, वैसी चाट नहीं, वैसे नहीं खानी, ऑयली ऑयली तो इनसे बचा करो आप लोग सब। फ्रूट्स का ही रखना आपको, बड़े अच्छे अमरूद आ रखे हैं, है ना। ठीक है, लेकर आइयो बाहर से मेरे लिए भी एक जब आओगे, क्योंकि आज मैं ऐसे ही आ गया अपना बैग, आज मैं थोड़ा जल्दी में आया, और दिन तो वैसे तैयार होके जाते थे, आज ऐसे ही हैं। क्या करें, बता बता बता, अगर सुनाना है बता। अब आगो से आगो में लिखो, चलो सेकंड लिखो, नंबर सेकंड। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is equal, is primary valency of metal in a complex compound is equal to oxidation number of that metal, is equal to oxidation number of that metal, यानी उस मेटल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। यानी अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो यहाँ K4FeCN होल 6 लिखा है बेटा, K4FeCN होल 6। मैंने क्या कहा आपसे कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल है उसकी होगी प्राइमरी वैलेंसी। बताओ रिहान कितनी होगी इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को, उसके बाद K+2 कैसे निकालनी बताओ, हाँ फटाफट बताओ। आपने किया ठीक है सर, इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखा, 4 तो K है, 1 Fe है, 6 Cn है, Cn कितने हैं 6 हैं, ऊपर चार्ज कुछ नहीं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 है, जब न्यूट्रल होगा तो 0 है। K के ऊपर चार्ज कितना होता है +1, हर किसी बंदे को पता है प्लस का 1 होता है, तो 4 इंटू +1 प्लस Fe 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 प्लस का 4, क्या कहोगे Fe -2 इज इक्वल टू 0, Fe बराबर प्लस का 2। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर क्या होगी उस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा मैं अगर पूछना चाह रहा हूं, देखो कौन बताएगा इस बात को, CONH3 होल 4 Cl2Cl, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने एक Cl लिखा केवल, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वही प्राइमरी वैलेंसी होगी, जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वही कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होगी, और नेगेटिव आयंस टोटल कितने, 2 तो Cl ये हैं, 1 Cl ये है, टोटल कितने Cl है 3 Cl। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट क्या होगी 3। ठीक है, ये बात याद रखें। तो प्राइमरी वैलेंसी नेक्स्ट लिखो इसमें तीसरा पॉइंट। तो एग्जांपल में क्या लिख दिया, एग्जांपल में क्या प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन K4FeCN6 इज 2।
सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था कि जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तीसरी बात और लिखनी है बस। The species SPECIES, the species which satisfied the primary valency do not give any knowledge about the geometry of the complex compound, तो माइंड में सिर्फ एक बात बिठानी बेटा आप लोगों ने कि प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताएगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आपका स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। जो स्पीसीज आपके प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे वे कभी भी, यानी यहाँ पर ये जो 3 सीएल हैं, ये 3 सीएल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करेंगे। ये तीनों के तीनों कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे लिखो, सेकेंडरी वैलेंसी लिखो है, बस 3 बात लिखनी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी, बी पार्ट में आपका सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, नंबर फर्स्ट करके लिखना, इसमें 3 ही बात इसमें लिखना। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय दोज स्पीसीज which present inside the square bracket, मान लीजिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ये बेटा आपका CONH3 होल 6 है, ये आपका Cl3 है। कितने है बेटा, मेटल के साथ कितने स्पीसीज हैं ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मेटल के साथ कितने स्पीसीज जुड़े हुए हैं, 6। तो यहाँ क्या कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इज इक्वल टू 6। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी आपके अंदर होंगे ये स्पीसीज आपके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू +6। स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल के साथ जितने स्पीसीज अटैच होंगे, बात याद रहेगी, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हुआ। सेकेंड पार्ट, secondary valency is equal to the coordination number. Secondary valency is equal to the coordination number of metal in a complex compound.
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तीसरी बात, यानी जितने लाइजेंड्स आपके जुड़े होंगे बेटा अंदर, ये लाइजेंड्स की जितनी नंबर होगी वो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। इसमें बताइए मुझे क्या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी? CONH3 होल 6 होल 3 Cl3। इसमें बताइए बेटा ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा मैंने यहाँ 6, क्योंकि मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो 6 हैं टोटल, और ये 6 के 6 क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स में CO के साथ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हैं वो कितने हैं? 6 है। अगर मैं कहता हूं K2NiCN होल 4, यहाँ मैं होल 4 कर रहा हूँ 6 ना करके, यहाँ Ni की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 4 है, क्योंकि Ni के साथ कितने CN जुड़े हुए हैं? 4 है। पता चल गया? स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल के साथ जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो सेकेंडरी वैलेंसी को बताती है। क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया यही बात पूछी गई कि प्राइमरी वैलेंसी नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज तक जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है यही क्वेश्चन सही हो गया। वैसे ही तीसरी बात लिखो, तीसरा पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी, secondary valency determine the geometry, secondary valency determine the geometry of the complex compound, determine the geometry of the complex compound, determine the geometry of the complex compound। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तीसरा टॉपिक बेटा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा। 2 टाइप्स के होंगे, होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, होमोलैप्टिक, एक होमोलैप्टिक है, दूसरा आपका हेट्रोलैप्टिक होगा। पहले होमोलैप्टिक, होमो का मतलब सेम होता है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। लिखो, इफ सेम टाइप्स ऑफ लाइजेंड्स, पहला पॉइंट आपका है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में लिख रहे हो, इफ सेम टाइप ऑफ, if same type of ligand, ligand, if same type of ligands are present, if same type of ligand are present in a complex compound, in a complex compound, comma, such type of compound is called, such type of compound is called homolaptic, such type of compound is called homolaptic। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, देखें, CONH3 होल 6 Cl3 एंड K4 FeCN होल 6, दोनों में लाइजेंस क्या होंगे? इसमें भी लाइजेंस बेटा 6 के 6 क्या है? सेम है, केवल स्क्वायर ब्रैकेट की बात हो रही है, बाहर क्या है उससे मैं कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके लाइजेंस जो है वो सेम है तो वो होमोलैप्टिक कहलाएगा। यहाँ 6 के 6 CN आपके सेम है तो होमोलैप्टिक कहलाया, होमोलैप्ट। क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चंस
दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत इजी आते हैं, उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, जितनी ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पता नहीं यार ये वर्ड होमोलेप्टिक कहाँ से आ गया क्या आ गया। तो होमो का मतलब सेम, और लेप्टिक यहाँ पे लाइजेंड्स बना हुआ वर्ड है, जिसमें सेम लाइजेंड्स होंगे, यानी सेम टाइप्स ऑफ लाइजेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम्स है, इज नोन एज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा जो पॉइंट आपका है वो होगा बेटा हेट्रोलेप्टिक, HETROLEPTIC, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये लिख, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कह देंगे, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजेंड्स, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइजेंड्स, वहां सेम की जगह बस वर्ड क्या कर दिया बेटा डिफरेंट कर दिया, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजेंड्स आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स स्फीयर, स्फीयर पोर्शन कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स पोर्शन लिख दो चाहे स्फीयर लिखो एक ही बात है, इन अ कॉम्प्लेक्स स्फीयर सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर होगी बात, such a compound is called heteroleptic complex compound, such a compound is called heteroleptic complex compound. For example, CONH3 whole 4 Cl2 Cl, टू टाइप्स के हो गए आपके, टू टाइप्स के लाइगेंड्स में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट आपका एंड K4Fe NH3 होल थ्राइस या CN लिख रहा हूं मैं, CN होल थ्राइस ClBr5, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। कितने टाइप के लाइजेंस है इसके अंदर, चार, एक CN हो गया, एक Cl हो गया, दो, एक Br हो गया, तीन, एक I हो गया, चार, टोटल चार टाइप्स के लाइजेंस, डिफरेंट हो गए लाइजेंस। यहाँ टू टाइप्स के लाइजेंस है, यहाँ टू टाइप्स के, वहां फोर टाइप्स के। ठीक है, लिखो एक बार, ये क्वेश्चन सबकी बार जरूर मिलेगा आप लोगों को, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इसी पे, वरना थ्योरी का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो बाकी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको सीट्स में, मैं है ना, और जो सीट्स दिया करेंगे ना आप लोगों से, वो इस लेक्चर में काउंट नहीं करनी है आपको, सीट्स जिस दिन भी दिया करेंगे ना, अगर संडे में तो खुलता नहीं होगा शायद, ये यहाँ बंद रहता होगा, तो आप अलग से टाइम लेके, जैसे मैं 50 क्वेश्चन की सीट दूंगा, 50 क्वेश्चन आपने पहले सारे पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको एक दिन टाइम देंगे उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, पूछो क्या क्या पूछना चाहिए क्वेश्चन, फिर हम बताएंगे कि आपको कैसे सोचना है, अप्रोच बनानी बस आपने, पॉजिटिव अप्रोच, कि हर क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच लगा रहे हो आप, वो अप्रोच बनानी होगी, बस क्वेश्चन होते चलेंगे। लेकिन एक चैप्टर को करो तो सलीके से करके रखो, ये नहीं कि आधा अधूरा नहीं करना होता, उससे फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, थोड़ा बेकार होता है सभी। एक चैप्टर करो तो सलीके से कर दो। लिखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कोबाल्ट, वही CO ब्रैकेट में थर्ड, कोबाल्ट थर्ड एमाइंस treated with axis of AgNO3, axis of AgNO3, axis AgNO3, comma, we find that, yeah, you observe that, एक बात है, we find that 2 mole of AgCl, we observe that, we find that 2 mole of AgCl is formed, is formed. The structure of cobalt third amines will be, the structure of cobalt third amines will be, option A CONH3 whole 6 Cl3, B option CONH3 NH3 whole 4
Cl2Cl, C ऑप्शन, CONH3 होल थ्राइस Cl3, D ऑप्शन, CONH3 होल 5 Cl2। ये मैंने 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं किसके, कोबाल्ट थर्ड एमाइंस की। वहां मैंने एक्सपेरिमेंट करने को कहा आप लोगों से कि ये जो कोबाल्ट थर्ड एमाइंस है ना चारों को, इनको किसके साथ ट्रीट किया गया है, इनको ट्रीट किया गया AgNO3 के साथ। AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर जो आपकी रिएक्शंस हुई, तो रिएक्शंस के बाद आपका व्हाइट पीपीटी बनेगा। मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट करके लिखा क्वेश्चन, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमेशा कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो 2 मोल ऑफ AgCl, व्हाइट पीपीटी ऑफ 2 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड। यहाँ मैंने क्या कहा, 2 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, ये तो कहा है। तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोबाल्ट थर्ड एमाइंस विल बी, एक ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि वर्नर्स थ्योरी में हम स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट थर्ड एमाइंस एंड पीटी फोर्थ एमाइंस स्टडी किया, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा पीटी और कोबाल्ट के अलावा नहीं स्टडी किया। ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है कि हाँ स्ट्रक्चर बताओ क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, जो Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, वही Cl AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ कितने Cl बाहर हैं, 3 है। जब आप AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हो और AgNO3 आपका एक्सिस में है, अधिकतम है, एक्सिस में है, तो आप क्या कह रहे हैं, सर ये जो ना यहाँ पर जब एक्सिस में है तो तीनों के तीनों Cl इसके साथ रिएक्शंस करेंगे। क्या 3 मोल ऑफ AgCl बनेगा। जितने Cl बाहर हैं उतने ही मोल AgCl के बनेंगे, 1 मोल ऑफ AgCl बनेगा। यहां आपका अगर कह देता वो क्या, when cobalt third amine is treated with excess of silver nitrate, no white ppt is formed, no white ppt of AgCl is formed। तो यहाँ कोई भी Cl बाहर नहीं है, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है, Ag पॉजिटिव होता है। तो ये Ag कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन हुई, समझ गए क्या बात आप लोग, क्योंकि यहाँ कोई Cl बाहर नहीं है। यहाँ कितने Cl बाहर हैं, 2 Cl बाहर हैं। तो जब 2 Cl बाहर हैं, कितने मोल बनेंगे आपके AgCl के, 2 मोल ऑफ AgCl। अब मैंने क्वेश्चन एक कराया, कंडीशन सारी बता दो। अगर क्वेश्चन में कहता 3 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, स्ट्रक्चर फर्स्ट होती। वो कहते हैं 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, तो स्ट्रक्चर सेकंड होती। वो कहता 9 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, कुछ नहीं बनता, कोई AgCl का मोल नहीं बनता। क्या कौन सी स्ट्रक्चर होती फिर आपकी, थर्ड। उसे कहा 2 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, स्ट्रक्चर आपकी फोर्थ। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपको याद रखना है, चाहे वो प्लेटिनम थर्ड प्लेटिनम फोर्थ एमाइंस की बात करता है, जो Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वही Cl सिल्वर नाइट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके AgCl फॉर्म करेगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो याद रखना कि हाँ किसका व्हाइट पीपीटी बना, क्या बना, ये बात आपको याद रखनी है। 3 AgCl 1 AgCl, नो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड, 2 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। क्लियर हुई बात। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, वो कहता है 0.5 मोल, इसका 0.5 मोल गिव्स हाउ मेनी मोल ऑफ AgCl, 0 पॉइंट स्ट्रक्चर देगा। यहाँ 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल कितने बना रहा, 3 मोल। अगर 0.5 कह देगा तो 0.5 के रेस्पेक्ट में फिर निकालेंगे। तो कभी कभी मोल्स के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि AgCl के कितने मोल बनेंगे। दूंगा मैं सीट्स में आप लोगों को क्वेश्चन, ऐसा सीट्स में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ध्यान रखना बस ये बात आपको। ऐसा क्वेश्चन जब आपको सीट्स में मिलेगा तो उसको कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वर्नर्स का, तो या तो पूछा जाता है प्राइमरी वैलेंसी कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करती है। और फिर एक क्वेश्चन ये आता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम कोबाल्ट थर्ड एमाइंस को ट्रीट करते हैं तो AgCl के कितने मोल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो इससे इसके बाहर नहीं आएगा, उसी बात है। आगे चले, तो 2 टाइप्स यानी 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये पता चल गया। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या हो सकती है इस बात का आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट चला जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नेमिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, नेमिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। घर भी जो आपके पास 12th में जो बुक पढ़ी थी ना बेटा, सब पढ़ेंगे। और जहां जहां तुम्हें कुछ भी लगता है, बिल्कुल बस तुम्हें एक प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए यही है कि आपको क्वेश्चंस पुट अप करते हुए हेजिटेट नहीं करना। कुछ भी तुम्हारे दिमाग में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आवे, सर मैं कल ये पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, ऐसे बैठा हुआ, ये कहीं मुझे समझ नहीं आ क्या है, ऐसे बताइए आप। तो उसको पूछना है एकदम से। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो कितने टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं, उनकी नेमिंग हम पढ़ेंगे यहाँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा, सबसे पहले आप K4FeCN होल 6 इस टाइप का हो सकता है। दूसरा टाइप CONH3 होल 6 Cl3 ऐसा हो सकता है। तीसरा आपका न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल बस केवल स्क्वायर ब्रैकेट हो, बाकी कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और चौथा जो आपका होगा वो PTCl6 PTCl4 या PTNH3 होल 4 PTCl4। ये 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं होंगे। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं, इसमें कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैसा है, एनायनिक। मैंने क्या कहा था कि जो लेफ्ट में लिखा जाएगा वो कैटायन होगा, जो राइट में लिखा जाएगा वो एनायन होगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स स्फीयर एनायनिक है, यहाँ कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटायनिक है। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बस केवल स्क्वायर ब्रैकेट है। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। इसके दोनों स्फीयर कॉम्प्लेक्स हैं, बट लेफ्ट वाला हमेशा कैटायन रहेगा, राइट वाला हमेशा एनायन है। तो एनायनिक और कैटायनिक दोनों पोर्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स पोर्शन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 टाइप्स के हो सकते हैं, इसके बाहर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा। तो पहला हेडिंग जो आपका होगा, इसे उतारो पहले। हम 4 टाइप्स के नेमिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाहर नेमिंग नहीं होगी, कुछ अलग से बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं ना अगर टाइप सारे वो लिखवाऊंगा ना टाइप्स ऑफ लाइजेंड्स वगैरह, तो टाइम 4 लेक्चर में फिर कंप्लीट नहीं होने का। आप लोगों को खुद पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि आज घर बैठ के भी क्या पढ़ना है, फिर उसे मुझे पूछेंगे आप। जी। लिखो बेटा। पेंट वगैरह तो नजर नहीं आ रहे, हमारा कॉलेज इस टाइम पूरा भरा हुआ है ना, यहाँ से ऐसा खाली खाली है। रियान 4 महीने हैं, बिल्कुल लग जा पूरा जम के, ठीक है। पूछ मुझे उल्टा पुल्टा सारा क्या क्या, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दो मैं, जो किसी ने नहीं बताई तुम्हारी कोई बात हो मुझे पूछो आप लोग, ठीक है। हाँ डिस्कस करो पूरा कि सर ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ से हो गया, क्या हो गया। लिखो बेटा, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कंटेनिंग, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, naming of complex compound which containing negative complex sphere, which containing anionic complex sphere, ऐसे लिखो, which containing anionic, ANIONIC, anionic complex sphere, anionic complex sphere, naming of complex compound which containing complex sphere. No, naming of complex compound which containing or which having anionic complex sphere,
एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर। देखो सबसे पहले एक बात अपने माइंड में सेट कर लें, चाहे अपने वर्डिंग में लिख लें आप। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लेफ्ट लेफ्ट पोर्शन का, सबसे पहले। फिर नाम लिखा जाएगा राइट पोर्शन का। क्लियर हुई बात? यानी लेफ्ट में जो आपका है वो कैटाइनिक है या कॉम्प्लेक्स है या सिंपल आयन पोर्शन है, कौन सा है जो भी है, लेफ्ट वाले का सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा राइट वाले का। अगर राइट वाला कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लाइजेंड्स का। किसका नाम लिखा जाएगा? लाइजेंड्स का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद नाम लिखा जाएगा मेटल का, और फिर मेटल के ब्रैकेट में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्योंकि अगर आप होते फर्स्ट, बिल्कुल पहला लेक्चर आपका होता तो फिर तो रूल सारे लिखवाते, लेकिन आपको पहले पढ़ा हुआ है, बुक आपके पास है, फिर भी आप मुझे पूछेंगे तो मैं ऐसा एक ऐसा ग्रुप व्रुप बना लियो, मैं उसमें सेंड करता रहूंगा तुम्हें ये सारी बात, है ना? क्योंकि जैसा हमारे सेंटर पे अपना है, तो जो भी बच्चा उधर से कुछ पूछता है, सर इसके कुछ रूल सेंड कर दीजिए, रूल सेंड, इस पर कुछ और बना दीजिए। यहाँ है नहीं तुम्हारा ऐसा ग्रुप बना? सर बट वो एडमिन के लिए है सर, एडमिन मैसेज हाँ, तो मैं उसमें अपना नंबर ऐड करा लूंगा, मैं आपको करता रहूंगा, ठीक है? जैसा इसका रूल वूल जो है सारे वो कर दूंगा, घर बैठ कर उतारो पढ़ो ध्यान। तो लिखो, ये बात आपको याद रखनी कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? लेफ्ट वाले पोर्शन। फिर किसका लिखेंगे? राइट वाले पोर्शन। अगर राइट पोर्शन आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो उसमें पहले नाम लिखेंगे लाइजेंड्स का। लाइजेंड्स के बाद नाम लिखेंगे मेटल का, और मेटल के ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से सुनो, फिर दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई कि सबसे पहले कैटायंस का नाम, फिर एनायन का नाम। अगर एनायनिक पोर्शन आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो उसमें लाइजेंड्स का नाम पहले, मेटल का नाम फिर बाद में। अगर लाइजेंड्स अलग अलग सारे हैं तो उनके नाम लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। कई सारे लाइजेंड्स है तो फिर अल्फाबेटिकली, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, फिर बाद में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाओ। उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखना है, और मेटल के नाम के ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीजन। अगर मेटल का जो पोर्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर, अगर वो एनायनिक है, इफ मेटल प्रेजेंट इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, देन वी एड 8 8 इन द एंड ऑफ द मेटल। याद रखना ये बात। अगर मेटल एनायनिक पोर्शंस में, इफ कॉम्प्लेक्स पोर्शन इज एनायनिक, देन वी एड 8 इन द एंड ऑफ द मेटल। अब आप एग्जाम्पल लिखते चले जाएंगे फटाफट, कई सारे नाम बताते चले जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे भेज दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे, घर से लिख कर लाएंगे फिर फटाफट, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है बस। इसका नाम लिखो K4 FeCN होल 6। शुरू करें, एक एक बताना शुरू करें। Na3 AgF4, इसका नाम। लाइजेंड्स के नाम आज रियान घर बैठ कर पढ़ना है, क्योंकि अब आपको इतना काम मिलेगा कि आप बस में भी आप फ्री नहीं रह सकते घंटा भी, ठीक है? इतना काम आपको मिलेगा। CN5NO। लास्ट चलो बड़ा सा लिख देता हूँ एक, K2CrCnO, K2CrCnO twice, CnO twice, O2 NH3। ये अब 3 4 2 3 5 6
Cn का होल स्क्वायर 6 हो गए, क्योंकि मुझे पूरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी करनी थी, 6 करनी थी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरी हो चुकी है, फटाफट कर दे। पहले वाले का नाम पोटेशियम, आयरन पोटेशियम हेक्सा साइनो टीएन, साइनाइड कहते हैं वैसे सीएन को, क्या कहते हैं, साइनाइड। सीएन नेगेटिव क्या होगा, साइनाइड। साइनाइड को क्या कहते हैं, ई हटा देंगे, साइनाइडो, क्या कहेंगे, साइनाइडो। अगर ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखनी होती है तो वहां कहते हैं साइनो, यहाँ क्या कहते हैं, साइनाइडो। अगर सीएल को लिखना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कहेंगे क्लोरो, अगर यहाँ लिखना हो तो कहेंगे क्लोराइडो। ये डिफरेंस है इनऑर्गेनिक की नेमिंग में और ऑर्गेनिक की नेमिंग में, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सीएल ऑर्गेनिक में लिखना हो तो क्लोरो, अगर सीएल इनऑर्गेनिक में लिखना हो तो क्लोराइडो, अगर सीएन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना होगा तो वहां लिखेंगे साइनो, यहाँ लिखना है तो साइनाइडो। ठीक है, यहाँ साइनाइड था तो साइनाइडो। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस है, ये याद रखना। सारे लाइजेंस के नेम आपके पास भेज दिए जाएंगे। हेक्सा साइनो, ऑक्सीजन नंबर क्या है, फिर को क्या लिखेंगे, फिरेट, क्या लिखेंगे, फिरेट लिखेंगे, क्योंकि क्या कहा था, मेटल के एंड में 8 लगाते हैं, वो लिखा था ना, कहा था ना 8 लगाएंगे मेटल। तो और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई, 6 में से 4 गए, सीधा सीधा 2। सेकंड, अगला नाम बोलो, सोडियम। अच्छा, ये तो नहीं सोचने का कभी ट्राइसोडियम, इस बारे में तो नहीं कभी सोचने के, क्योंकि सिंपल आयंस के बारे में ऐसा कभी नहीं लिखते, ट्राई या टेट्रा ऐसा कभी लिखेंगे, ठीक है। सिंपल आयंस के केस में ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ क्या, सोडियम बोलो, टेट्रा फ्लोराइडो, फ्लोराइड, फ्लोराइड का ई हटाना है, फ्लोराइडो, ओ लगा देना बस, ई जो लास्ट में था ना, ई को हटाया, ओ लगा देना बस, फ्लोराइडो। फिर क्या कहोगे, अर्जेंटेट। हाँ हाँ बोलो, हाँ वो मैं अच्छा बताते हुए मैंने छोड़ दिया हूँ, साइनाइडो, वो मैं समझाते समझाते बीच में, साइनाइडो, साइनाइड था ना तो साइनाइडो, साइनाइड का ई हटाया, ओ लगा, साइनाइडो। फिर 8 सेकंड, फ्लोराइड का ई हटाया, फ्लोराइडो। अर्जेंटेट, ARGENTATE, अर्जेंटेट की ब्रैकेट में क्या लिखूं, फर्स्ट, क्योंकि फोर्थ माइनस के हैं, 3 प्लस के, बताओ इसे क्या कहेंगे, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सो, है ना। ऑक्सो में भी क्या कहेंगे, देखिए एक होता है O2 नेगेटिव, एक होता है O2 नेगेटिव, एक होता है O2 नेगेटिव। रियान तीनों के नाम फटाफट बोल जा। O2 नेगेटिव को ऑक्साइड, ठीक है, नीचे वाले को सुपर ऑक्साइड, तीसरे वाले को पर ऑक्साइड। एक होता है सिंपल ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड। अगर O2 2 नेगेटिव है तो पर ऑक्साइड, अगर O2 सिंगल नेगेटिव है तो सुपर ऑक्साइड, और ये क्या आपका ऑक्साइड। एक ऑक्साइड है, एक सुपर ऑक्साइड है, एक आपका पर ऑक्साइड है। तो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड, तो ऑक्साइड को क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, ऑक्साइडो, ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो, टेट्रा फ्लोराइडो, ऑक्साइडो क्रोमेट। क्रोमेट के ब्रैकेट में बताओ क्या करना, क्रोमेट के ब्रैकेट में बताओ, फिफ्थ, फिफ्थ क्यों किया, माइनस के 4 माइनस के 2, वो देखो चार्ज वहां ओ के ऊपर माइनस,
माइनस के 2 है, माइनस के 2 माइनस के 4 -6, -6 में से प्लस 1 गया। आगे बोलो। सोडियम पेंटा साइनाइडो साइनाइडो नाइट्रोसिल न्यूट्रल है ये। क्या है ये? नाइट्रोसिल। इनके सबके नाम भेजूंगा मैं आप लोगों के पास, ठीक है। साइनाइडो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फिरेट, फिरेट के ब्रैकेट में बोलो बेटा, ये ना बोलो बेटा कितना है। ये तो न्यूट्रल हो गया, ये 5 2 है 3 थर्ड। आगे बोलो फटाफट, कितना क्या क्या किस किस का नाम क्या है देखो। इसका तो नाम हो गया साइनो, साइनाइडो, सी से शुरू हुआ। इसका नाम ऑक्साइडो, ऑक्साइडो ओ से शुरू हो रहा है। इसका नाम हो गया, ये आपको सर्च करना कि प्रोक्साइडो लिखेंगे या सुपर ऑक्साइडो लिखेंगे, प्रोक्साइडो या सुपर ऑक्साइड कौन सा होगा, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फिलहाल कितनी आ रही है इसमें, इसे परोक्सो के रिस्पेक्ट में निकालो, O2 परोक्सो मान के निकालो। माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 2 और 2 से गया 2, 6 बचे, ठीक है। प्लस का ये आपका 2 तो 6 बचना है, क्लियर ये बात। क्योंकि CN 2 है तो माइनस के 2, O पे 2 नेगेटिव होता है लेकिन ट्वाइस है, 2 नेगेटिव और 2 आपका 4 हो गया माइनस का, क्योंकि O के ऊपर 2 नेगेटिव है बट उसके O के ट्वाइस है। और ये आपका ये आपका परोक्सो है, परोक्सो ऑक्सो, क्योंकि कहीं कहीं आप कंफ्यूज मत होना, कभी आप किसी नाम में देखें जहां ऑक्साइडो लिख रहा ना मैं, अगर वहां ऑक्सो होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप सोचने लगे कि आप करने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। ऑक्सो भी हो सकता है, सुपर ऑक्सो भी हो सकता है, पर ऑक्सो भी हो सकता है, समझ गए। कभी आप सोचने लगे कि सर ने तो गलत बता दिया, क्योंकि बहुत से चेंज नहीं करते अभी भी, लेकिन ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, है ना, पर ऑक्साइडो है। अगर सभी नाम ऑक्सो के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं तो फिर ऑक्सो के रिस्पेक्ट में सर्च करेंगे आप ऑप्शन। अगर कोई नाम सुपर ऑक्सो के रिस्पेक्ट में दे रखे सारे तो सुपर ऑक्सो के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। वो तो नाम मैं जब टेस्ट में देखे तो नाम सब किस में दे रखा, मान लीजिए परऑक्सो के रिस्पेक्ट में दे रखा तो परऑक्सो है, समझ गए ना। बोलो फटाफट नाम। पोटेशियम सबसे पहले कौन है, सी सब एमाइन सबसे पहले होता है, एमाइन सबसे पहले एमाइन है, क्योंकि ए सबसे पहले ए उसके बाद फिर आपका परोक्सो है तो प्रोक्साइडो है, चलो मैं प्रोक्सो के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑक्सो के रिस्पेक्ट में नाम लिखूंगा, साइनो है तो सबसे पहले आपका एमाइन, एमाइन के बाद आपका डाइसाइनो, चलो मैं साइनो के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं इसको, ठीक है, डाइसाइनेडो ना लिखा डाइसाइनो। उसके बाद डाइऑक्सो, डाइऑक्सो के बाद फिर आपका परोक्सो, परोक्सो के बाद क्या लिखा, क्रोमेट के ब्रैकेट में 6 आया था, ठीक है। आओ पानी वानी पी के आओ फटाफट, है ना, पानी 20 मिनट का रेस्ट है आपका, पानी पियो आराम से। और